हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू दी चैनल। दिस इज उत्सव मिश्रा। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं अपने प्रारंभ बैच की, जो कि अब आज से आप लोगों के लिए स्टार्ट हो चुका है। क्योंकि एक महीने पहले अप्रॉक्सीमेटली 25 डेज पहले मैंने आपको बता दिया था कि हमारा प्रारंभ बैच स्टार्ट होगा, विच इज स्टार्ट फ्रॉम नाउ। ओके, सो फाइनली हम लोग रिविजन सीरीज अपनी लॉन्च कर चुके हैं। प्रारंभ बैच की नोट्स आपको मिलेंगे क्लास 10 साइंस के। साइंस की ही मैं आपसे बात करूंगा क्योंकि मुझे साइंस ही पसंद है, तो बेसिकली साइंस ही किसी को भी समझा पाऊंगा। तो आई होप सो। लेट्स फर्दर वेस्टिंग टाइम, लेट्स बिगिन। ओके, सो केमिकल चेंज, यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहले अपने चैप्टर की इसमें हम लोग बात करेंगे कि केमिकल चेंज क्या होता है। केमिकल चेंज, a change that results in the formation of one or more new compound. Chemical change are also known as chemical reaction. Okay, so basically यहाँ पे हम लोग को बोला गया a change that results formation of new or more new compounds. तो बेसिकली कोई भी चीज़ जब बनती है तो वो एक नया और बेसिकली और भी बहुत सारे नए कंपाउंड्स को बनाती है, उसको हम कहते हैं केमिकल चेंज। अगर कोई भी रिएक्शन हो रही है, कुछ भी, बेसिकली मैं रिएक्शन अभी नहीं बोलूँगा, आगे बोलूँगा। कोई भी चीज़ अगर फॉर्म हो रही है तो वो कुछ नई चीज़ें फॉर्म हो रही, पुरानी चीज़ों से मिल करके ये पुरानी चीज़ें, फिर ये एक नई चीज़ बनी है। तो ये क्या हो गया, हमारा रिएक्शन हो गया, और ये हमको क्या मिल गया, न्यू कंपाउंड मिल गया। इस चेंज को, ये जो चेंज है हमारा, बेसिकली इस चेंज को हम लोग बोलते हैं केमिकल चेंज। आई होप से समझ में आ गया होगा केमिकल चेंज होता क्या है। जो एक प्रोसेस होता है उसको हम लोग बोलते हैं केमिकल चेंज। ऑब्जर्वेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन और केमिकल चेंजेस। इन केमिकल रिएक्शन और केमिकल चेंजेस द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन कैन बी मेड। सो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। अगर कोई केमिकल चेंज होगा, कोई नए पुराने प्रोडक्ट से कोई नया प्रोडक्ट अगर फॉर्म होता है तो मूविंग फॉरवर्ड, यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस। यहाँ पे क्या होता है, फॉर्मेशन होती है न्यू सब्सटेंस की। चेंज होता है मास, एनर्जी में चेंज होता है। एवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस बाहर निकलती है। चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर भी चेंज होता है। परमानेंट चेंज इन कलर और स्टेट, मतलब कोई सॉलिड से है तो कोई लिक्विड में आ जाएगा, कोई येलो कलर है तो कोई ब्लू कलर में हो जाएगा। तो जैसे कि ये ब्लू है तो ये येलो हो जाएगा। तो ऐसा भी हो सकता है, सॉलिड से लिक्विड में भी जा सकते हैं। इसलिए ये सॉलिड स्टेट में है और ये आ गया लिक्विड स्टेट में। ओके, तो ये लिक्विड स्टेट में आ गया। आई होप से समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, सॉरी। सो प्रेसिपिटेट होता क्या है, ये बहुत नया शब्द आप लोगों को लग रहा है। तो ये कोई रिएक्शन हो रही हो, फॉर्म हो रही हो, उसमें से कुछ अलग से कंपाउंड बच जाए टेस्ट ट्यूब के नीचे, तो ये होता है प्रेसिपिटेट। जो केमिकल रिएक्शन में पहले से ना हो और वो बाद में बने और वो रिएक्शन से अलग हो जाए, वो क्या हो जाए, पूरी ये रिएक्शन है बेसिकली आप लोगों की, और ये प्रेसिपिटेट है। इतने हिस्से में प्रेसिपिटेट है और ऊपर आपकी पूरी रिएक्शन हुए जा रही है। आई होप से समझ में आ गया। एग्जाम्पल ले लो, कुकिंग ऑफ फूड डेली देखते हैं। रस्टिंग ऑफ आयरन, हीटिंग लेड नाइट्रेट, स्टोरिंग ऑफ मिल्क, रिपनिंग ऑफ फूड। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, यहाँ पे केमिकल फॉर्मूला की बात हो रही है, विच इज़ द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर बोर्ड्स। यहाँ से एक नंबर का क्वेश्चन फिक्स है एक नंबर का क्वेश्चन। 1 मार्क्स के क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। ओके, 1 मार्क्स के आपको क्वेश्चन 1 मार्क का यहाँ से बनता ही बनता है। कि बताओ फॉर्मूला होता क्या है, हम केमिकल इक्वेशन कह रहे कैसे। केमिकल फॉर्मूला, substance chemical formula is symbolic representation of the number of the atom it present in single molecule of that material. One water molecule has formula H2O. H2O इसका फॉर्मूला होता है वाटर का, आप लोग जानते भी होंगे। तो अब आगे का मतलब देख लेते हैं। So it's demonstrate that one molecule of water made up two hydrogen atoms and one oxygen atoms. So basically H2 हो रहा है और ऑक्सीजन एक है। तो बेसिकली ये कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं और ऑक्सीजन के 1 एटम्स हैं। बेसिकली एक एटम हाइड्रोजन का, एक एटम ऑक्सीजन का है, 2 एटम हाइड्रोजन का है। आई एम सो सॉरी फॉर दैट। नाउ मूविंग फॉरवर्ड,
And one molecule of sulfuric acid has H2SO4. Illustrate that one molecule of sulfuric acid has 2 hydrogen atom and 1 sulfur atom and 4 ऑक्सीजन एटम। तो यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2SO4, आप सभी को पता ही होगा। तो यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, सल्फर 1 है, ऑक्सीजन 4 है। आई होप समझ में आ गया होगा। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशंस क्या होता है, बहुत ही ईजी सा है। द केमिकल इक्वेशन इज द रिएक्शन इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ a chemical change in symbol and formula reactants and products। तो बेसिकली ये क्या होता है, एक फॉर्म होता है बेसिकली दिखाने का, सिंबलाइज करने का कि रिएक्शन परफॉर्म हुई है छोटे से लेटर्स में बेसिकली। तो ये इसका केमिकल आपका बेसिकली मिल गया है, केमिकल रिएक्शन का एक बेसिकली पूरा रिएक्शन का आपको समरी मिल गई है कि रिएक्शन कैसे कैसे हुआ होगा। आप लोग इसको ऐसे इतने बड़े बड़े में लिखोगे, जैसे कि ये पोटेशियम पर मैग्नेट है तो आपने KMnO4 लिख दिया, तो ये छोटे से में हो गया। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इतना बड़ा, तो इसको आपने HCl लिख दिया तो भी ये सेम एज इट इज़ है। पोटेशियम क्लोराइड KCl हो गया, मैग्नीज क्लोराइड हो गया तो MnCl2 हो गया आपका। फिर उसके बाद वाटर H2O हो गया, क्लोरीन को Cl2 लिख दिया। बेसिकली ये इतना बड़ा बड़ा लिखने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, ये बहुत बड़ा हो जाएगा। अगर आप लिखोगे तो कॉपी में आपके बहुत इश्यूज़ आएंगे, आपको जगह कम पड़ जाएगी। अभी तो आपको ठीक है, बट व्हेन यू आर गोइंग इन क्लास 11th सो बहुत दिक्कतें होने वाली हैं। इसीलिए जो केमिकल रिएक्शंस हैं इनके इक्वेशंस बनाए जाते हैं कि हाँ भाई इनको शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे क्या। ओके, तो यहाँ पे मैंने देखा है कि MnO4 है मेरे पास, फिर HCl है, फिर ये क्या बना दिया है, KCl बना दिया है, पोटेशियम क्लोराइड बना दिया है, और ये MnO4 है बेसिकली। तो यहाँ पे MnCl2 हो गया, मैग्नीज क्लोराइड, यहाँ पे मैग्नीज इसके साथ था, ऑक्सीजन के साथ था। ओके, सो यहाँ पे फिर इसके बाद ये वाटर भी ऐड हुआ है इसमें। उसके बाद मैं बात करूँ, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है और यहाँ पे Cl भी है। ओके, तो यहाँ पे ये Cl बन गया है, Cl2 भी आ गया है, और यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके H2O फॉर्म किए। आई होप तो समझ में आ गया होगा। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, स्टेप्स फॉर राइटिंग केमिकल इक्वेशन। फर्स्ट, राइट स्केलेटल इक्वेशन। ओके, सो यहाँ पे हमको LHS से ही RHS की तरफ जाना है। राइट, हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं हमेशा, कभी राइट से लेफ्ट नहीं आएंगे। यही हमेशा हमारा सही प्रोसेस माना जाता है कि हमको लेफ्ट से राइट में आना है, राइट से लेफ्ट कभी नहीं जाएंगे। आई होप से समझ में आ गया का पहला स्टेप यही है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन को बैलेंसिंग करने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल दिखा दूँ, तभी आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास H2 है, 2 मॉलिक्यूल्स हैं। ओके, फिर उसके बाद O2 है, O2, फिर उसके बाद ये क्या फॉर्म कर रहा है, H2O वाटर, ये ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन है, ये फॉर्म क्या कर रहा है, वाटर। आई होप तो समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे जो H2 है ये 2 to 4 है, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो जाते हैं। आई होप से समझ में आ रहा है, ये मल्टीप्लाई हो गया तो यहाँ पे 2 to 4 ये हाइड्रोजन बैलेंस हो चुका है। यहाँ पे O2 था तो ये इसके आगे 2 लग गया तो ये भी बैलेंस हो चुका है। बेसिकली ये जो आगे वाला है ये सभी के लिए मैटर करेगा, वेरी करेगा, ये हाइड्रोजन के लिए भी और ऑक्सीजन के लिए भी। यहाँ पे ये केवल हाइड्रोजन के साथ, तो ये बस हाइड्रोजन के लिए वेरी करेगा। तो यहाँ पे 2 × 2 4 हाइड्रोजन हो गया और यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है। तो यहाँ पे ये जो आगे वाला है ये 2O बन जा रहा है, मतलब बेसिकली यहाँ पे O2 बराबर है और H2 2 × 2 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे ये बैलेंस हो जाएंगे। तो ये 2H2 ओके, और ये यहाँ पे मेरा फॉर्म हुआ है बेसिकली, क्या फॉर्म कर रहे हैं, ऐड होके O2 की क्या बना रहा है, H2O 2H2 ये बन रहा है मेरा। आई होप समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। सो फाइनली अब यहाँ पे मेन टॉपिक आ चुका है चैप्टर का, विच इज टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप्स क्या होते हैं भाई, होता कैसे है ये, तो ये होते हैं आपके सिलेबस में केवल और केवल 4 हैं मेन, फिर उसके बाद 2 से 3 आपके पास एक्स्ट्रा है जो अदर में आते हैं, तो वो आपके पास 3 हो जाएंगे। तो टोटल आपके पास मिलके 7 तरीके होते हैं केमिकल रिएक्शन के। आई होप तो समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला होता है हमारे पास कॉम्बिनेशन रिएक्शन।
इन्वॉल्विंग टू कंपाउंड्स, दो कंपाउंड को मिला करके ही हमेशा क्या होता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसको हम लोग ऐसे भी समझते हैं, ए प्लस बी फॉर्म्स सी। ओके, तो ये क्या होता है, दो अलग अलग मिला करके एक नया कंपाउंड बनता है, इसी को कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब समझ लो यहाँ पे क्या है, अमोनिया कलरलेस है, यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन क्लोराइड है। ओके, हाइड्रोजन क्लोराइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड है बेसिकली। ओके, बट ये क्या है, ग्राम में, तो ये बेसिकली हमारा सॉलिड फॉर्म में है। फिर उसके बाद ये क्या बन रहा है, NH4Cl, तो ये हमारा अमोनियम क्लोराइड है। ये पहले हमारा बना अमोनिया पहले था, फिर उसके बाद हाइड्रोजन क्लोराइड मिला, फिर उसके बाद ये क्या फॉर्म बना करके बनाया, NH4। बेसिकली ये क्या होता है, अमोनिया होता है, और इसके बाद Cl ऐड हुआ है इसमें, सो अमोनियम क्लोराइड बन गया। आई होप सो। ये क्या हम लोग मान सकते हैं, ये प्लस बी, और ये क्या फॉर्म करके दिया हमको, सी नया कंपाउंड। तो ये क्या है, अमोनियम क्लोराइड है, जिसका कलर वाइट होता है। और HCl क्या होता है बेसिकली कलरलेस, अमोनिया क्या होता है, कलरलेस होता है। आई होप सो समझ में आ चुका होगा आप लोगों को। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, तो अब यहाँ पे हमारा दूसरा पॉइंट आता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन ऑन द अदर हैंड आर द पोलर अपोजिट of combination reaction. A decomposition reaction occurs the complex broken down into more simple component using heat electricity. So basically यहाँ पे ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन कॉम्बिनेशन का जस्ट अपोजिट होता है। जो कॉम्बिनेशन करता है इसका जस्ट डिकम्पोजिशन करता है। ओके, कॉम्बिनेशन क्या कर रहा था, मैंने जो आपको एकदम इजी ट्रिक बताई थी, क्या कर रहा था, ये A प्लस बी बना करके C दे रहा था ना, कौन, कॉम्बिनेशन। ये क्या कर रहा था, कॉम्बिनेशन वाला A प्लस बी बना के C दे रहा था प्रोडक्ट में। बट ये क्या करेगा हमारे साथ, ये C को फिर से रिएक्ट करके A प्लस बी बना देगा, डिकम्पोजिशन। ये करता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, सो ये फर्दर डिवाइड करता है, जो एक रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट है, उसको फॉर्म करता है रिएक्टेंट में दो अलग अलग। आई होप से समझ में आ गया होगा। ये अलग करता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कंबाइन करता है, ये डिकम्पोज कर देता है, मतलब अलग कर देता है। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि बेसिकली डिकम्पोजिशन रिएक्शन का ये एग्जांपल है, थर्मल डिकम्पोजिशन हो रहा है इसमें। तो यहाँ पे है मर्करी ऑक्साइड, रेड कलर का ये पिगमेंट होता है, रेड कलर का होता है बेसिकली। और ये क्या फॉर्म कर रहा है, अलग हो रहा है, ये क्या, ये है, ये सी है। कलर चेंज कर दो सबसे पहले तो मैं, ओके। तो ये क्या है, सी है। अब ये अलग हो रहा है A प्लस बी के फॉर्म में। आई होप तो दिखाई दे रहा होगा, ये क्या फॉर्म हो रहा है, A प्लस बी के फॉर्म में हो रहा है। तो ये अलग हो रहा है, क्या अलग हो रहा है, मर्क्यूरी ऑक्साइड है ये, इसका ये फॉर्मूला है, बेसिकली इक्वेशन है। ये क्या किस में अलग हो रहा है, अब ये मर्क्यूरी ऑक्साइड मर्करी में और ऑक्सीजन में। मर्क्यूरी आपको सुनाई दे रहा है, मर्करी मतलब मर्करी और ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन। ओके, आई होप से समझ में आ गया होगा। मर्करी ऑक्साइड क्या हो रहा है, मर्करी में और ऑक्सीजन में डिकम्पोज हो रहा है, अलग हो जा रहा है। मर्करी से मर्करी अलग हो गया और ऑक्साइड अलग हो गया, तो ऑक्साइड क्या बन गया, ऑक्सीजन, और मर्करी रह गया। आई होप से समझ में आ गया होगा। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अब मैं यहाँ पे बात कर लूँ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। ओके, सो डिस्प्लेसमेंट, इसको हम लोग सब्स्टिट्यूशन और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से जानते हैं। बट मैं यहाँ पे आपको सजेस्ट करूँगा कि डिस्प्लेसमेंट से ही याद रखो, क्योंकि आपकी बुक में डिस्प्लेसमेंट ही दिया है। ओके, सब्स्टिट्यूशन ओके, आई कैन अंडरस्टैंड कि आप इससे भी याद रख सकते हो, ये भी गलत नहीं है। बट हमें NCERT फॉलो करनी है, तो NCERT में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही दिया है, तो आप इसी से याद रखो। और पेपर में आपके 110%, मैं श्योर हूँ 100% कि आपके पेपर में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आएगा ही आएगा।
ये बात मुझसे आप लोग लिख के ले लो, 100% मैं श्योर हूँ कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के नाम से एक आपके पास क्वेश्चन आपके बोर्ड में आएगा ही आएगा। ऐसा हो नहीं सकता, बोर्ड का ये फेवरेट टॉपिक है बेटा, बोर्ड का फेवरेट टॉपिक है, ये आएगा ही आएगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है इस चैप्टर में से। ये और एक केमिकल इक्वेशन को बैलेंसिंग, ये दोनों आएंगे ही आएंगे। कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डबल डिस्प्लेसमेंट नहीं पूछता है, डिस्प्लेसमेंट कलर चेंज होता है ये पूछेगा ही पूछेगा 110%, और बैलेंसिंग पूछेगी ही पूछेगी, बोर्ड्स में आपके क्वेश्चन पेपर में आएगा ही आएगा। तो इन दोनों को भूल मत जाना बस आप लोग। फटाफट से मैं लाइन रीड करके आपको समझा देता हूँ। सो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अकर्स व्हेन द एटम ऑफ वन एलिमेंट replace the atom of another element in compound molecules। और यहाँ पे ये बात हम लोगों को समझ में आनी चाहिए, इतना तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि ये कर क्या रहा है। सो बेसिकली अकर्स व्हेन द एटम्स ऑफ वन एलिमेंट रिप्लेस, क्या कर रहा है ये, रिप्लेसमेंट कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है। आई होप से समझ में आ रहा होगा ये क्या कर रहा है, रिप्लेस कर रहा है बेटा, ऑफ एन अनदर एलिमेंट इन कंपाउंड मॉलिक्यूल्स। ओके, ये क्या कर रहा है, रिप्लेस कर दे रहा है, क्या कर रहा है, रिप्लेस कर दे रहा है वन एलिमेंट को। ओके, ये क्या कर रहा है, वन एलिमेंट को रिप्लेस कर दे रहा है एन अदर एलिमेंट। मैं इसको हाईलाइट कर दूं आप लोगों को जिससे कि दिखाई दे, क्लियरली विजिबल हो। ओके, सो इन कंपाउंड मॉलिक्यूल्स, ओके, ये क्या कर देता है, वन एलिमेंट को रिप्लेस कर देता है एन अदर एलिमेंट इन कंपाउंड मॉलिक्यूल्स। एलिमेंट इज इन रिएक्टिविटी और रिएक्टिविटी सीरीज। ओके, सो ये हायर टू in hierarchy, displaced elements are lower in hierarchy. Electropositive elements are the more abundant, displaced electronegative elements are the less abundant. So basically कहने का मतलब ये है कि जो हाई रिएक्टिव मेटल्स होते हैं वो लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देते हैं उनकी खुद की जगह से। ओके, यही कहने का मतलब है। और ये कहाँ से हमको पता चलेगा कि कौन सा हाई रिएक्टिव है और कौन सा लो रिएक्टिव है, इसको हम पढ़ेंगे रिएक्टिविटी सीरीज में। ओके, रिएक्टिविटी सीरीज में इसको हमको पढ़ना ही होगा बेटा, इसके बिना पेपर नहीं दे पाओगे आप लोग। ओके, रिएक्टिविटी सीरीज में आपको पढ़ना ही पढ़ना होगा। तो ये आपको अलग से रिएक्टिविटी सीरीज की वीडियो मिल जाएगी, आप वहाँ पे जाके देखो, बहुत लंबा थोड़ा टॉपिक है, सो इसको अलग से ही एक वीडियो में समझाना होगा मुझे। आई होप सो। फटाफट एग्जांपल देख लो। Fe आयरन है, CuSO4 क्या है, T2CuSO4, Fe के साथ क्या है, CuSO4, 2CuSO4, कॉपर सल्फेट है, आयरन है, FeSO4 क्या बना रहा है, आयरन सल्फेट बना रहा है। ओके, फिर यहाँ पे ये क्या बच जा रहा है, कॉपर अलग बन के ब्राउन कलर में आ जा रहा है। यहाँ पे सबसे पहले क्या था, आयरन अलग था, आयरन क्या था, अलग था, ये आयरन जो था ये अलग था, बट इसने कॉपर की जगह ले ली। इसने क्या किया, कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया बेटा, और खुद क्या बना लिया, FeSO4 को आयरन सल्फेट। यहाँ पे देखो ना, आयरन सल्फेट और यहाँ पे कॉपर सल्फेट है, इसका कलर ब्लू है और इसका कलर ग्रीन है। तो इसका पिगमेंट चेंज हुआ, इसका बेसिकली रिएक्टेंट चेंज हुआ, कॉपर से आयरन बना, और कॉपर क्या हो गया, ये अलग हो गया। ये कॉपर अलग आपको सॉलिड फॉर्म में दिख रहा होगा, और यहाँ पे आयरन अलग है। आई होप से समझ में आया होगा, आयरन अलग है, कॉपर सल्फेट के साथ ऐड हुआ और क्या फॉर्म किया, आयरन सल्फेट खुद बनाया और कॉपर को क्या कर दिया, अलग कर दिया। तो यहाँ पे कॉपर अपने जगह से डिस्प्लेस हुआ क्योंकि ये लेस रिएक्टिव है। अगेन मैं कहूँगा रिएक्टिविटी सीरीज़ की अलग से वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगी। तो ये है हमारा लास्ट है डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट से ही याद रखो, अगेन मैं यही बोलूँगा क्योंकि ये NCERT में मेंशन है डबल डिस्प्लेसमेंट। ओके, ये अदर नाम भी मेटाथिसिस रिएक्शन, ये भी बहुत सही नाम है, अप्रूव्ड है, बट NCERT में, हमारी NCERT में क्या दिया है, डबल डिस्प्लेसमेंट। सो इसीलिए हमको किस नाम से याद रखना है, केवल और केवल डबल डिस्प्लेसमेंट। पेपर में क्या आ सकता है, डबल डिस्प्लेसमेंट, मेटाथिसिस बोलोगे, लिख के आओगे,
कहीं ना कहीं एग्जामिनर को पता होगा, बट आपको नहीं समझ आया कि ये आया कहाँ से, तो आप इसको याद रखने से बेटर है आप ये याद रखो। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, पहले पढ़ के समझा दूँ। तो यहाँ पे क्या है, द म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयन इन विच टू केमिकल रिएक्ट टू जनरेट टू डिस्टिंक्ट मॉलिक्यूल्स। यहाँ पे अब क्या होता है, बात अलग आ जाती है, बहुत कंफ्यूजन हो जाता है बच्चे को। तो यहाँ पे A प्लस B है, ओके, और ये फॉर्म क्या कर रहे हैं, C प्लस D, ओके, AB प्लस फॉर्म CD। यहाँ पे क्या है, ये A मान लो, ये B हो गया, ये C है और ये D हो गया, ये फॉर्म कर रहे हैं, A प्लस B मिल गए और ये क्या फॉर्म कर रहे हैं, C प्लस D। आई होप तो समझ में आया होगा। अभी अच्छे से एग्जाम्पल है। तो बेसिकली डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जाम्पल देख लो। यहाँ पे क्या है, NaCl सोडियम क्लोराइड, सबको पता होगा NaCl। फिर ये क्या है, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट है। फिर इसके बाद ये फॉर्म क्या कर रहा है, सोडियम नाइट्रेट NaNO3, ओके, NaNO3 एक्वा सॉल्यूशन है ये। और इसके बाद ये सिल्वर सोडियम नाइट्रेट हो गया, ये सिल्वर क्लोराइड वाइट पिगमेंट आता है, ओके। आई होप से समझ में आ गया होगा। ये क्या है, NaCl सोडियम क्लोराइड ऐड हो रहा है बेटा, किसके साथ, सिल्वर नाइट्रेट के साथ। ये दोनों अलग कंपाउंड है। ये क्या फॉर्म करके दे रहे हैं, सोडियम नाइट्रेट दे रहे हैं। सोडियम नाइट्रेट अलग है, सिल्वर क्लोराइड अलग है। मतलब यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, बट अच्छे से समझो। ये क्या हो गया, एक A आपका हो गया, ये प्लस हो गया बीच में, ओके। फिर ये क्या हो गया, B हो गया कंपाउंड। फिर उसके बाद ये क्या हो गया, फॉर्मेशन हुआ C का प्लस D का। समझो बात को, अब समझ में आएगा चीज़ें अच्छे से। NaCl क्या है, A एलिमेंट है बेसिकली, A कंपाउंड है बेसिकली। आई एम सो सॉरी फॉर दैट, एलिमेंट नहीं है, कंपाउंड है। फिर उसके बाद ये सिल्वर नाइट्रेट दूसरा कंपाउंड है। फिर ये फॉर्म हुए और तीसरा कंपाउंड दे रहे हैं, जो कि है NaNO3 सिल्वर सोडियम नाइट्रेट, ओके। फिर उसके बाद ये AgCl है, AgCl सिल्वर क्लोराइड है, ओके। Na क्लोराइड क्या हुआ, सिल्वर क्लोराइड में चेंज हुआ। और ये जो यहाँ पे सिल्वर है, सिल्वर नाइट्रेट, ये क्या बन गया, सोडियम नाइट्रेट बन गया बेटा। तो मतलब ये आपस में चारों चेंज हो रहे हैं। यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, Cl Na के साथ चला गया और Ag क्या हो गया, Ag आपका चला गया सिल्वर नाइट्रेट के से क्लोरीन के पास, और Na क्या चला गया, नाइट्रेट के पास, और नाइट्रेट किसके पास आ गया, सिल्वर के पास, ओके। सो बहुत कंफ्यूजिंग हो सकता है, बट एक बार फिर से समझो कि बैक करके वीडियो समझ में आ जाएगा। चारों के चारों जो है, ये और ये चारों अपने आप को एक दूसरे के साथ चेंज करते, सारे के सारे बदले हुए हैं, कोई सगा नहीं है। यही वाला सीन है इसमें। तो सारे के सारे एक दूसरे को चेंज कर रहे हैं बेटा, ओके। यहाँ पे से ये यहाँ पे आ गया, और इसके साथ ये जो था ये यहाँ से इसके साथ आ गया। सारे के सारे एक दूसरे को चेंज कर रहे हैं। समझ में आ गया होगा, कोई किसी का सगा नहीं है इसमें। सो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट। अ सब्सटेंस दैट ब्रिंग्स ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन जो करवाता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। रिडक्टिंग एजेंट वो होता है जो कि क्या करवाता है, रिडक्शन को ब्रिंग करता है, कराता है, लाता है बीच में रिएक्शन के। ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, फटाक से बता दूं। ऑक्सीडेशन वो होता है जिसमें कि ऑक्सीजन, नाम से पता चल रहा है ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन बढ़ रहा है बेटा। और रिडक्शन में क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, क्या हो रहा है, रिड्यूशन। इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीजन कम हो रहा है। आई होप तो समझ में आ गया होगा। जिसमें ऑक्सीजन बढ़ेगा वो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। रिडक्शन किस में होगा, जिसमें ऑक्सीजन कम हो जाएगा। इसमें ऑक्सीजन कम होगा, इसमें ऑक्सीजन बढ़ जाएगा। आई होप से समझ में आ गया। अब यहाँ पे समझो बेटा, कोरोजन से वैसे क्वेश्चन आते नहीं है, बट आपके सिलेबस में है, तो ये आप लोग सुन लो। कोरोजन होता क्या है, MCQs में पूछ सकते हैं यहाँ से क्वेश्चन 1। Many metals are chemically active metals that are easily affected by moisture, oxygen, acids and other things. कुछ ऐसे हाई एक्टिव मेटल्स होते हैं जो कि किसी के साथ भी रिएक्ट कर जाते हैं। किसी के साथ भी, ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, या फिर कोई भी एसिड हो गया, आपका H2SO4 ले लो, HCl ले लो,
NO3 ले लो, नाइट्रिक एसिड कोई भी ले लो, उसके साथ वो जल्दी रिएक्ट कर जाते हैं, इजीली अफेक्टेड बाय मॉइस्चर, वाटर, ऑक्सीजन, एसिड्स, H2SO4, HCl, most common, okay, other things. When iron products are new, then they are shiny. जो प्रोडक्ट होते हैं आयरन के जो प्रोडक्ट होते हैं बेटा, यहाँ पे लिखा है when they are new, जब नए होते हैं तो वो क्या होते हैं, शाइनी होते हैं, बट आफ्टर सम टाइम्स, कुछ समय बाद they become coated with reddish brown powder. ओके, क्या हो जाता है, वो रेडिश ब्राउन पाउडर से में चेंज हो जाते हैं, बेसिकली उनके ऊपर एक कोटिंग हो जाती है. द रस्टिंग ऑफ आयरन इज मोस्ट कॉमन नेम ऑफ दिस फेनोमेना. ओके, सो बेटा जो कोरोजन होता है उसमें जो मेटल होता है, हमारा प्योर मेटल होता है, उसके ऊपर एक कोटिंग हो जाती है. किसकी कोटिंग हो जाती है, रस्टिंग हो जाती है, मॉइस्चर से, ऑक्सीजन से और एसिड से और बहुत ही अलग अलग चीज़ों से. तो उसके ऊपर जब कोटिंग हो गए तो वो एक समय के बाद उसका कलर चेंज हो गया. सो उसी प्रोसेस को हम कहते हैं कोरोजन. कोई भी मेटल हो सकता है जो कि हाई रिएक्टिव हो, जैसे कि आपका सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया. ये सब अभी हम सब रिएक्टिविटी सीरीज़ में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. आई होप सो आप सभी को क्लियर हो गया होगा. ओके बेटा, और फाइनली इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक विच इज़ रेंसिडिटी. कोरोजन से ही थोड़ा आप सिमिलर कर सकते हो बेसिकली, क्योंकि कोरोजन जो होता है वो मेटल में होता है, रेंसिडिटी जो होती है वो होती है हमारी फूड्स में. रेंसिडिटी रेफर्स टू एन अनडिजायरेबल चेंज इन फूड्स फ्लेवर्स एंड ओडर. जो फूड होते हैं बेटा हमारे खाने लायक, वो जब खाने लायक नहीं रहते हैं, जैसे कि वो अनडिज़ायरेबल होते हैं और फूड में कलर चेंज हो जाता है उसका, उसमें से स्मेल आने लगती है, वो उसका फ्लेवर जो होता है, जो अच्छा सा स्वाद होता है खाने का, वो बेकार हो जाता है. अगर आप रख दो गर्मियों में, अक्सर देखा होगा तो बेटा जो चिप्स होते हैं आप उनको बॉक्स में रख दो किसी, तो वो कहीं ना कहीं एक टाइम के बाद रेंसिडाइज हो जाते हैं, उसमें से मतलब ओडर बहुत अजीब से आने लगती है और बेटा उसका जो फ्लेवर होता है वो उतना क्रिस्पी नहीं होता. सो वो उसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं रेंसिडिटी. द ऑक्सीडेशन प्रोसेस कॉज फैट्स एंड फैटी फूड्स डिनोट्रेट विच इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ रेंसिडिटी. रेंसिडिटी क्या होता है, यही प्रोसेस होता है जिसमें कि फूड बेकार हो जाए हमारा, उसी को बेसिकली हम नॉर्मल लैंग्वेज में बेसिकली हम कहते हैं रेंसिडिटी. रेंसिडिटी क्या होती है, जब हमारा फूड ख़राब हो जाए, दैट्स इट. इसमें क्या हो सकता है, इससे हम लोग प्रिवेंट करते हैं BHT, BHA और विटामिन E और विटामिन C की स्पीसीज़ को हम यूज़ करके इसमें हम इस रेंसिडिटी के प्रोसेस को थोड़ा कम कर सकते हैं. आई होप सो क्लियर हो चुका होगा. So this is the end of chapter. So bye bye, good luck for your boards 2025, and if you are new in the channel, so please like, share and subscribe my YouTube channel for this amazing contents. So like, share and subscribe my YouTube channel. Thank you very much. Bye bye.